गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है मातृ कला एवं शिशु कल्याण, इसके अंदर हमारा 5वां चैप्टर गर्भावस्था में स्त्री की देखभाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किन किन देख रेखों की आवश्यकता होती है और गर्भावस्था में किन किन चीज़ों पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि एक गर्भवती को सुरक्षित स्वस्थ जो है अपना गर्भावस्था का जो समय है 9 माह का, वो आसानी से निकल सके और कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वैसे देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान कई तरह की बीमारियां कुछ महिलाओं में तो देखने को मिलती हैं। कुछ महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ पाई जाती हैं और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ महिलाओं की मृत्यु तक की संभावना हो जाती है या फिर माँ और शिशु दोनों को जानलेवा खतरा भी होता है और दोनों की मृत्यु की संभावना भी होती है। तो इनके पीछे जो क्या कारण है कि लगातार गर्भवती स्त्रियों की संख्या में की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है, शिशु की मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहले एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए जो आवश्यक बात है वो है सबसे पहले गर्भवती महिला का आहार यानी कि एक गर्भवती महिला को अपने गर्भावस्था के जो 9 माह का समय है उसमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो गर्भावस्था का जो समय होता है यानी कि 9 माह का जो समय रहता है, उस समय जो शिशु है वो अपना जो पूरा वृद्धि और विकास का जो समय है वो माँ के गर्भ में 9 माह तक निकालता है, या यूँ कहा जाए कि अपने विकास के लिए उसको जितने भी पोषण की आवश्यकता होती है वो सारा पोषण वो अपने माँ के शरीर के द्वारा ही ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो एक गर्भवती महिला अपने आहार में भोजन को लेती है या यूँ कहा जाए जैसे पोषण वो करेगी उसका सीधा प्रभाव एक शिशु के जन्म पर भी पड़ेगा। गर्भावस्था में आहार का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए माँ को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। संतुलित आहार के सेवन से स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहता है। गर्भवती स्त्री की जो आहार संबंधी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक गर्भावस्था का समय है यानी कि जो शिशु गर्भरोपण से लेकर शिशु जन्म तक का जो समय है यानी कि 9 माह का जो समय है, उन समय में महिलाओं को अपने पोषण में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती हैं सबसे अधिक, जैसे कि दालें बहुत तरह की उनको लेनी चाहिए क्योंकि दालें जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तरह तरह के अनाज उनको खाने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां क्योंकि उनमें विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो एक महिलाओं को मिल सके। उसके अलावा जो महिलाओं को अपने भोजन में अगर देखा जाए तो दूध से बनी चीज़ें का अधिक प्रयोग करना चाहिए, सलादों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कच्ची सब्जियाँ जो हैं उनका अधिक प्रयोग सलाद के रूप में करना चाहिए क्योंकि वे सब्जियाँ और जो है बच्चे के पोषण और महिला के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। उसके अलावा महिला तरल पेय के रूप में जैसे दही है, छाछ है, मट्ठा है, सूप है, जूस है, इन सभी का प्रयोग कर सकती हैं ताकि उसके जो कैल्शियम की जो मांग है उसके शरीर में उनको पूरा किया जा सके क्योंकि कैल्शियम ही ऐसे तत्व हैं जो कि एक शिशु के शरीर के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। साधारणतः अगर देखा जाए तो गर्भवती स्त्री में पोषण की जो मांग है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला जो है परिश्रम और दूसरा जो है आधारी उपापचय दर की दर। अब उपापचय की दर को अगर देखा जाए तो साधारण स्त्री की अपेक्षा जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें 10% तक बढ़ जाती हैं क्योंकि उसमें अब जो महिला के शरीर में है, पहले अगर साधारण महिला में देखा जाए तो उसकी जो सिर्फ मांग थी वो अकेले के लिए थी, लेकिन जैसे ही गर्भधारण हो जाता है तो उसकी जो मांग है वो जो सामान्य महिला है उसकी अपेक्षा 10% इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब उसको अपने साथ साथ अपने स्वस्थ शिशु के पोषण के लिए भी उन सब तत्वों की आवश्यकता होती है क्योंकि जो महिला अपना भोजन लेगी, जैसा भोजन लेगी उसका सीधा प्रभाव शिशु पर भी पड़ेगा क्योंकि शिशु जो है वो माँ के शरीर से ही उन पोषक तत्वों को या उस आहार में से जो तत्वों की आवश्यकता है उनको लेगा। अगर किसी स्थिति में महिला स्वस्थ जो पोषण युक्त भोजन नहीं ले पाती है, संतुलित भोजन नहीं ले पाती है,
तो उसका सीधा प्रभाव भी शिशु और महिला के दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि जो शिशु की मांग है, कैल्शियम की मांग है, प्रोटीन की मांग है। अब जो प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन का कार्य जो होता है आहार के अंदर, प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन का जो कार्य है वो है वृद्धि विकास का, यानी कि शिशु के शरीर में जो निर्माण का कार्य होगा वो प्रोटीन की वजह से होगा। और ये प्रोटीन अगर माँ के शरीर के अंदर, आहार के अंदर नहीं है, तो शिशु माँ के शरीर में जो पोषक तत्व पहले से उपस्थित हैं उन तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। कैल्शियम की मांग अगर शिशु का है, कैल्शियम की मांग होने पर शिशु माँ के शरीर से, उनकी अस्थियों से कैल्शियम को लेना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थिति में उस महिला की जो स्थिति है और ज़्यादा दयनीय हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि एक गर्भवती महिला को अपने आहार में सभी पोषक तत्व युक्त आहार को ग्रहण करना चाहिए, ताकि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके और शिशु की जो मांग है उसको भी वो पूरा कर सके। उसके अलावा अगर जैसे कि महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो एनीमिया के शिकार हो जाती है और रक्त की कमी होने की वजह से जो शिशु होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो शिशु होगा वो भी कुपोषित की स्थिति में आ जाएगा। अब महिला को जो अपने आहार में लेना चाहिए, जैसे कि कार्बोज है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण, लोहा, कैल्शियम, इन सभी, आयोडीन, जल, रफेज, इन सब की जो मात्रा है अपने आहार में प्रतिदिन लेनी चाहिए। रफेज जो हैं, रफेज जैसे कि रेशेदार जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है। रेशेदार भोज्य पदार्थों का मतलब होता है कि वे भोज्य पदार्थ जो कि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि छिलके युक्त दाल है, संतरा है, ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो ये रेशेदार भोज्य पदार्थों के अंदर आते हैं। गाजर वगैरह जो है तो ये सभी भोजन को अच्छे से पचाने में और उसको आंतों के अंदर होने वाले संक्रमण से बचाने में भी अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो देते हैं। अब जैसे एक महिला को अपने आहार में जैसे कि लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो गर्भवती महिला को कभी भी भरपेट जो भोजन है कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बढ़ते गर्भाशय का जो वजन है सीधा आमाशय पर पड़ता है और भोजन का सही प्रकार से पाचन नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक गर्भवती महिला को दिन में 5 से 6 बार भोजन करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना चाहिए, ताकि उस भोजन का पाचन आसानी से हो सके और दूसरा भोजन जब तक लिया जाए तो वो भोजन पहले से पचाया जा सके, ताकि उसको किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े। भोजन सामान्य रूप से पका हुआ होना चाहिए, अधिक जैसे कि वसा, मसालेदार वगैरह नहीं होना चाहिए, या यूँ कहा जाए कि गरिष्ठ भोज्य पदार्थ जो हैं, तले भुने मिर्च मसाले वाले भोज्य पदार्थों को एक गर्भवती महिला को कभी भी नहीं खाना चाहिए। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पीली सब्जियां हैं, जड़ वाली जो सब्जियां हैं, छिलके वाली जो सब्जियां हैं या सलाद हैं, उनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर विटामिन और जो खनिज लवण हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि दही है, मक्खन है, चीज़ है, इन सभी का प्रयोग उसको करना चाहिए। मावे का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम की मांग है महिला की शिशु के निर्माण की वो पूरी हो सके और एक महिला को वो सारी मांग वहाँ से पूरी प्राप्त हो सके। उसके अलावा जैसे ताज़े फल हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, फलों का जैसे रस प्राप्त किया जा सकता है, जूस बना के वो उनको पी सकती है। उसके अलावा जो ताज़ी सब्जियां हैं उनके लिए सूप के रूप में वो उनको अपने भोजन में ले सकती है, सलाद के रूप में उसको ले सकती है, ताकि जो विटामिन खनिज लवणों की जो मांग है वो एक गर्भवती महिला की पूरी की जा सकती है। तरल पेय पदार्थ जल का प्रयोग भी अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला में कई बार निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। इसलिए उनको तरल पेय पदार्थों के रूप में सूप, जूस वगैरह है, दूध वगैरह है, इनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु के विकार जो हैं या वर्ज्य पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन होता रहता है, तो उसके लिए भी उनके शरीर में तरल पेय पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सके। प्रतिदिन 6 से 8 गिलास जो है जल या जल युक्त पेय पदार्थों को सेवन उसको करना चाहिए। मांसाहारी जो माताएं हैं उनको अपने भोजन में
मांस, मछली, अंडा दैनिक आहार के रूप में अवश्य लेना चाहिए। शाकाहारी महिला हैं तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए वो दालें, दूध से बनी चीज़ें हैं, कड़े छिलकेदार जो मेवे हैं जैसे बादाम है, अखरोट है या सोयाबीन है, इनका प्रयोग वो अपने भोजन में करके अपनी जो प्रोटीन की मांग है उसको पूरा कर सकती हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती महिला को कब्ज की समस्या है या शिकायत है तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला को अपने भोजन में कई बार जल की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा उसको जो छिलकेदार भोज्य पदार्थ हैं जैसे रेशेदार भोज्य पदार्थ हैं उनका उपयोग जो अपने भोजन में है अधिक करना चाहिए। जैसे छिलकेदार दाल जैसे कि मूंग दाल का प्रयोग कर सकती हैं, चौकर युक्त आटा जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, पत्तेदार सब्जियों का उपयोग अधिक किया जा सकता है, या सोने से पहले रात्रि के समय गर्म दूध के साथ में उसको इसबगोल की जो भूसी होती है उसको 1 चम्मच 2 चम्मच लेना चाहिए ताकि उसको कब्ज की जो शिकायत है वो ना हो। और प्रत्येक महिला को अगर देखा जाए जो गर्भवती महिला हैं उसको बहुत ज़्यादा व्यायाम करने चाहिए, टहलना चाहिए, खुली हवा में घूमना चाहिए या हल्का व्यायाम करना चाहिए। भारी व्यायाम कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना वो अपने शरीर को क्रियाशील रखेगी उसका सीधा फायदा उसके शरीर की मांसपेशियों, आंतों को होगा, और जितना शरीर क्रियाशील रहेगा उसके जो अंग हैं वो भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। गर्भवती माता को कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन का अगर मतलब समझे तो रात का जो भोजन है वो उसको कभी भी सुबह नहीं खाना चाहिए। जैसे कि ठंडे चावल है, ठंडी रोटी है, इसका उपयोग उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो महिला को अपने भोजन में जिन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जैसे कि मैदे की रोटी उसको नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा जो गेहूं का छना हुआ आटा है उसकी अपेक्षा अगर वो चौकर युक्त आटे का उपयोग करे तो ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। मशीन के जो कूटे हुए चावल होते हैं उनका उपयोग उस महिला को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाले तले हुए भोजन जो हैं, गरिष्ठ भोजन जो रहते हैं उनका उपयोग उस महिला को कभी भी नहीं करना चाहिए। कठिनता से पचने वाले भोजन जैसे पकौड़ी है, ब्रेड रोल हैं, कई तरह की मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है आदि का उपयोग भी महिला को नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई कि एक गर्भवती महिला को कैसा आहार लेना चाहिए और किन आहारों को अपने भोजन में नहीं लेना चाहिए वो हमने पढ़ा। उसके अलावा जो दूसरी जो आवश्यक बात है वो है आराम एवं निद्रा। आराम का मतलब है कि एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की अपेक्षा की तुलना में अगर देखा जाए तो अब जो आराम की आवश्यकता है वो अधिक होती हैं क्योंकि जो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं जो उसके शरीर को सुस्ती और आलस से भी भर देते हैं और थकान जो है वो ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महिला को सामान्य महिला की तुलना में अधिक आराम की आवश्यकता होती है क्योंकि इस अवस्था में स्त्रियों को शीघ्र ही थकान भी हो जाती है। रात्रि में महिला को कम से कम 8 से 9 घंटे तक सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। दिन में देखा जाए तो दोपहर के समय भी 2 से 3 घंटे तक एक गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए और रात को सोते समय एक करवट पर सोना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए या एक तरफ करवट लेके महिला सो सकती है, जिससे कि गर्भवती स्त्री के शरीर में एक तरफ सोने की वजह से जो रक्त का प्रवाह है या संचार जिसको कहा जाता है, रक्त परिवहन, वो आसानी से हो सके, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और गर्भाशय के बढ़ने की वजह से जो भार सीधा पैरों पे आ रहा है एक महिला के, क्योंकि जो गर्भवती महिला है वो चलने फिरने का कार्य करती हैं, तो ऐसे में उसका जो शरीर का पूरा भार है वो अपने पैरों पर रहता है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला को सोते समय उसके जो पैरों की शिराओं पर अधिक वजन रहने की वजह से उस महिला को अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर या किसी गद्दी को लगाकर सोना चाहिए ताकि उसमें जो रक्त का प्रवाह है वो आसानी से हो सके और उसको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। गर्भवती के अगर 9 माह का जो समय रहता है, यानी कि अंतिम 3 माह का जो समय रहता है, 7, 8 और 9 माह का, उन जो समय में गर्भवती महिला को काफ़ी कठिनाई होती है, सोने में दिक्कत भी होती है। कई बार उसका जो गर्भाशय का भार है उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है या गर्भाशय के अंदर गर्भ शिशु की हलचल की वजह से महिला अपनी नींद नहीं ले पाती हैं।
तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को दिन के समय सोना चाहिए और उसको सोने के लिए उपयुक्त अंधेरे वाले कमरे का होना जरूरी है। शांत माहौल में रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। रात्रि को सोने से 2 से 3 घंटे पहले एक महिला को, गर्भवती महिला को भोजन कर लेना चाहिए, ताकि जब वो सोए तो उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो उसका भोजन का पाचन है वो भी आसानी से हो चुका होता है। जो अगली जो महिला को ध्यान रखने वाली बात है वो है पोशाक। पोशाक का मतलब होता है कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। एक गर्भवती महिला को अगर देखा जाए तो उसको सामान्य महिलाओं की अपेक्षा में स्वस्थ, साफ सुथरे, धुले हुए वस्त्रों का अधिक प्रयोग होना चाहिए और जो वस्त्र है वो ढीले ढाले होने चाहिए, ताकि उसका कोई भी जो शरीर का अंग है वो ना दबे, सभी खुले रहे और उसको आसानी से थोड़ा रिलैक्स मिल सके, आराम की स्थिति में भी वो महिला रहे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ढीले वस्त्र पहनने का ये फ़ायदा रहता है कि महिला के जो अंग विशेष है वो दबते नहीं हैं, उन पे दबाव नहीं आता है, जिसकी वजह से उनमें रक्त प्रवाह जो है वो आसानी से भी होता है। और अगर महिला सोती है, सोते समय करवट लेती है तो करवट लेने में भी उसको आसानी रहती है, क्योंकि ज़्यादा तंग जो कपड़े हैं या जो ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े हैं अगर पहनते हैं तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की जो शिराएं हैं वो दब जाती है गर्भवती महिला में, और उनमें जो रक्त का प्रवाह जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। इसलिए उनको ढीले ढाले कपड़ों को पहनना चाहिए, ताकि कोई भी कार्य करने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोने का जो कार्य है वो आसानी से उनमें हो सके। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो गर्भवती महिला के जो वस्त्र हैं वो थोड़े हल्के होने चाहिए, भारी नहीं होने चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ज़्यादातर जो गर्भावस्था के दौरान कसे हुए या तंग वस्त्र हैं उनको कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो तंग वस्त्र है वो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि अगर महिलाओं के द्वारा ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पहने जाते हैं तो उसका जो उदर वाला हिस्सा है यानी कि गर्भाशय वाला हिस्सा है वो दब जाता है, और दबने की वजह से शिशु के अंदर की ओर चोट लगने की संभावना भी रहती है। तो एक महिला को ढीले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे तंग वस्त्र है महिला पहनती है तो उसकी जो श्वसन है, रक्त परिसंचरण है आदि में भी बाधा उत्पन्न होती है। गाउन में कंधे से नीचे वस्त्र पहनने से हाथों को मोड़ने और वह सिकोड़ने में सुविधा रहती है। इससे उदर प्रदेश या वक्ष स्थल पर अनावश्यक दबाव कभी भी नहीं पड़ता और हाथों को घुमाने में भी कोई भी रुकावट नहीं होती है। उसके अलावा महिलाओं को सूती वस्त्रों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि उसमें वायु का जो संवाहन है वो आसानी से होता है, यानी कि वायु का आवागमन आसानी से होता है, ताकि उसको शरीर को जो है आराम की प्राप्ति होती है। अगर ऐसे देखा जाए कि गर्भावस्था के समय महिलाओं को जो स्तनों का विकास होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण होने लगता है, तो उनको और अधिक ढीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनकी जो ग्रंथियां हैं वो सही प्रकार से कार्य कर सके और उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना आए। उसके अलावा महिलाओं को कमर में बांधे जाने वाले जो वस्त्र हैं, अगर साड़ी वगैरह है, पेटीकोट वगैरह, लहंगा जो भी बांधते हैं वो, तो उनको ढीला पहनना चाहिए, टाइट कसकर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि कसकर बांधने से गर्भाशय पर अवांछित दबाव आ जाता है और सीधा दबाव जो है वो शिशु के शरीर पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो कई बार शिशु का कोई अंग विशेष दब जाता है या उस पर चोट आ जाती है, तो उससे संबंधित समस्या आजीवन उसके शरीर में देखने को भी मिल सकती हैं। इसलिए ऐसे वस्त्रों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए या ढीले वस्त्र उसको पहनने चाहिए। अगली जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है व्यायाम। व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि एक महिला भारी कार्य करे या फिर भारी वस्तुओं को उठा के घूमे। व्यायाम का मतलब यहाँ पे गर्भवती महिला के लिए ये है कि उसको स्वस्थ खुले वातावरण में घूमना चाहिए, टहलना चाहिए और सुबह की जो खुली हवा है उसका उपयोग अधिक करना चाहिए, ताकि उसके और उसके शिशु के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हो सके। शरीर के स्फूर्तिदायक, आकर्षक और गठीला व रोबीला बनाए रखने के लिए अगर देखें तो एक गर्भवती महिला में व्यायाम की आवश्यकता होती है।
गर्भावस्था में हल्का फुल्का हानि रहित व्यायाम जो है वो अवश्य करना चाहिए, जैसे कि टहलना चाहिए, वो हल्के कार्य कर सकती हैं जिससे उसके शरीर में क्रियाशीलता बनी रहे और जो पाचन की क्रिया है वो भी व्यवस्थित हो सके। और व्यायाम करने से, टहलने से भी अगर देखा जाए तो एक महिला को गहरी नींद भी आती है। उसके अलावा उसके शरीर में रक्त परिसंचरण है वो भी तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से महिला के जो विकार है या शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो बाहर निकल जाती है या उसको निष्कासित भी कर दिया जाता है तथा पेशियां स्वस्थ बनी रहती हैं। व्यायाम को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी है वो उत्तम रहता है। मन जो है वो चिंता मुक्त रहता है और प्रसन्न रहता है। महिलाएं व्यायाम करने से महिलाओं को जो शरीर में होने वाले अवांछित जो चिंताएं हैं, टेंशन्स हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि खुशनुमा माहौल में घूमने फिरने बैठने से भी महिलाओं का जो अन्य जो अवांछित दबाव उनके शरीर पे आते हैं या दिमाग में कई तरह की जो कठिनाइयाँ हैं या विचार आ रहे हैं तो वो सभी दूर हो जाते हैं और एक स्वस्थ माहौल उनको प्राप्त होता है। शोधों के अनुसार अगर देखा जाए तो एक ये बात साबित भी हुई है कि गर्भावस्था में जो नियमित व्यायाम किए जाते हैं तो उससे प्रसव काल का जो समय है उस समय जो होने वाला कष्ट है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। वह गर्भवती स्त्री आसानी से जो प्रसव की पीड़ा है उसको सहन भी कर पाती हैं और उस पीड़ा को सहन करते हुए वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने में सहायक भी होती हैं। व्यायाम सदैव नियमित रूप से स्वच्छ वायु में किया जाना चाहिए, लेकिन जो व्यायाम किया जा रहा है अधिक परिश्रम वाला नहीं होना चाहिए, अधिक थकाने वाला नहीं होना चाहिए। व्यायाम जो किया जाए वो सरल होना चाहिए, जो शरीर में किसी भी प्रकार की दबाव को न डाले, यानी कि शरीर में स्फूर्ति और उसके साथ में ताजगी प्रदान करने वाला व्यायाम होना चाहिए। गर्भावस्था के जो 6 महीने हैं शुरू के, उनमें साधारणतः खेल जो हैं वो अधिक थकाने वाले नहीं होने चाहिए। या बैठकर कैरम खेला जा सकता है। सुबह के समय बाग बगीचों, पार्क, नदी के किनारे, सड़कों के किनारे आदि पर टहला जा सकता है, जिससे सुबह की जो शुद्ध वायु है वो एक महिला को प्राप्त होती है और शुद्ध वायु को प्राप्त होने से उसके शरीर में जितने भी विकार हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध वायु को ग्रहण करने से रक्त का जो परिसंचरण है वो भी आसानी से हो पाता है। शरीर का जो विकार है जैसे मूत्र, पसीने के द्वारा वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। तीव्र गति से थकाने वाले अगर व्यायाम या खेल जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, साइकिल चलाना है या घुड़सवारी है, तैरना है, दौड़ना है, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि के जो कार्य हैं वो एक गर्भवती महिला के लिए मना होते हैं। उनको इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। या उसके अलावा जैसे भारी कार्य, जैसे भारी कपड़ों से भरी हुई बाल्टी है, भीगे कपड़ों से भरी भारी बाल्टी, उसको नहीं उठाना चाहिए। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए, ज़्यादा बोझा उठा के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। ये सभी कार्य जो होते हैं वो एक महिला के लिए मना रहते हैं। अगला जो है स्वच्छ वायु व सूर्य प्रकाश, यानी कि महिलाओं को स्वच्छ वायु की गर्भावस्था में एक महिला को स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। साथ में सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में अगर देखा जाए तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जो विटामिन डी है वो एक शिशु के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। स्त्री के उत्तम और स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अगर देखा जाए तो स्वच्छ वायु और सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा उपयोगी रहता है। स्वच्छ एवं शीतल जो वायु है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करवाती हैं, जिसके द्वारा शरीर के जो दूषित पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोलिक अम्ल है या तरह तरह की जो गैसें हैं, जल है, H2O या फिर यूरिया है, यूरिक अम्ल है, वो उसमें बदल जाते हैं और शरीर से उनको निष्कासित भी कर दिया जाता है। जल व जल में जो घुलनशील पदार्थ है या वर्ज्य पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जिनको शरीर में आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक पदार्थ हैं, उनको उत्सर्जित करना आसान रहता है। कई बार अगर देखा जाए तो शरीर में जैसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पा रही है तो दूषित जो पदार्थ है वो रासायनिक प्रक्रिया भली प्रकार से उन पे नहीं हो पाती हैं,
तो जिसकी वजह से ये जो दूषित पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और लंबे समय तक शरीर में बने रहने की वजह से एक गर्भवती महिला के लिए खतरे में उसका जीवन पड़ जाता है या हानिकारक भी हो सकता है उसके लिए। इसलिए स्वस्थ वायु में घूमने से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और यही ऑक्सीजन अगर देखें तो शरीर में जाने के बाद इन अनावश्यक पदार्थों को या विषैली जो गैस वगैरह जिनका निर्माण होता है उनको शरीर से बाहर निकालने के कार्य में अपनी भूमिका निभाती हैं। अगला जो है जैसे कि शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता का मतलब है कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन अपने स्वयं के शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन उसको नहाना चाहिए, शौच का जो समय है वो उसको जो शौच का समय है उसको निश्चित रखना चाहिए, नियमित समय पे जाना चाहिए। उसके अलावा उसके जो वस्त्र हैं साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र का उपयोग उसको करना चाहिए, उसको नहाना चाहिए। साथ में जो शरीर पे गंदगी वगैरह रहती है वो नहाने से दूर हो जाती है। या यूँ कहा जाए कि गर्भवती महिला को 2 बार अपने कपड़ों को बदलना चाहिए दिन में, जिसकी वजह से जो उसके शरीर में अतिरिक्त मात्रा में पसीना वगैरह निकल रहा है, जिससे जो अनावश्यक पदार्थ निकल रहे हैं वो उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। तो कपड़े बदलने से या नहाने से वो सभी पदार्थों को दूर किया जा सकता है, जिससे एक स्वस्थ शरीर का निर्माण भी होता है और साफ शरीर रहने से बीमारी भी जो है वो दूर की जा सकती है। उसके अलावा जो महिला है उसको प्रतिदिन अपने जो नाखूनों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बालों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो उसके अंदरूनी जो अंग अगर जो कहे जाए जो शिशु निर्माण के लिए आवश्यक हैं उन जनन अंगों की स्वच्छता का भी ध्यान उसको रखना चाहिए। साफ सफाई जो है नियमित रूप से की जानी चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर ना पड़े या योनि में संक्रमण की जो समस्या रहती है उसको दूर किया जा सके। साफ सफाई रहने से संक्रमण वगैरह जो है या विषाणु का जो आक्रमण है वो नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो जो शरीर में रक्त का संचार है वो आसानी से होता है, पसीना बाहर निकल जाता है, पसीने की बदबू दूर हो जाती है और शरीर हल्का भी हो जाता है। उसके अलावा एक महिला को अपने दांतों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। आँखों के आगे अगर उसके कई बार जैसे कि स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कई बार गर्भवती स्त्री को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म जल से स्नान करने से जो उसकी शरीर में शिराओं का जो फूलने की जो समस्या है या विस्फारण की जो समस्या हुई है वो और अधिक बढ़ जाती हैं और जो शिराएं फूल के और अधिक बढ़ जाने की वजह से कई बार महिलाओं में मूर्छा या फिर बेहोशी देखी जा सकती है। मूर्छा यानी कि बेहोशी की हालत में महिला को देखा जा सकता है, यानी कि जो महिला को गुनगुने या हल्के गर्म पानी से ही नहाना चाहिए, तेज़ गर्म पानी उसको नहीं लेना चाहिए। महिलाओं के शरीर में जैसे दुग्ध ग्रंथियों का निर्माण हो रहा है तो उसको प्रतिदिन अपने स्तनों की देखभाल भी करी जानी चाहिए। उसके अलावा आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि एक महिला को अगर देखा जाए तो अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। या यूँ कहा जाए कि उसको जो माहौल दिया जाना चाहिए वो ऐसा देना चाहिए जिसमें गर्भवती जो महिला है उसको खुशनुमा माहौल दिया जाना चाहिए। उसके पास में हंसी वगैरह जो है मजाक मस्ती का माहौल मिलना चाहिए ताकि उसके जो तनाव है, टेंशन्स वगैरह हैं उसको दूर किया जा सके। और परिवार में प्रत्येक सदस्य को अगर देखा जाए तो अपना कुछ ना कुछ समय निकाल कर उस गर्भवती महिला को ज़रूर देना चाहिए ताकि उसके पास कोई ना कोई सदस्य हमेशा बना रहे, तो अच्छी बातें करे, अच्छी किताबें पढ़े या जैसे कि गाना गाना, भजन करना, ऐसे कार्य किए जाए तो एक गर्भवती महिला का जो दिमाग है वो शांत भी रहता है और स्वस्थ जो बातें हैं उनका निर्माण उसके शरीर में रहता है, जिससे जितनी भी उसकी जो शरीर में आने वाले तनाव, टेंशन्स हैं उनको वो दूर कर सकती हैं, चिंताओं से मुक्त हो सकती हैं। उसके अलावा एक गर्भवती महिला के पास में कई कुछ लोग जैसे परिवार के सदस्य हैं, बच्चे वगैरह हैं या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो बैठकर खेल खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अच्छा माहौल उसके आसपास प्रदान कर सकते हैं जिससे कि महिला को जो चिंता, शौक वगैरह जो है, शोक है, क्रोध है, तनाव है, उनको दूर किया जा सके। और कई बार गर्भवती महिलाओं में पहले प्रसव को लेकर कई तरह का भय भी रहता है
कि किस प्रकार से शिशु का जन्म होगा, कितना दर्द होगा, कैसे होगा, किस मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, कैसे क्या होगा। तो ये सारी चिंता उसके दिमाग में कई बार समस्या का रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो परिवार के सदस्यों के द्वारा जो इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए, उसको पूरा समय दिया जाना चाहिए और उसको जो प्रसव को लेके होने वाली जो चिंताएं हैं उनसे मुक्त रखना चाहिए, ताकि उस महिलाओं को कोई भी तनाव वगैरह ना रहे। उसके अलावा जो उसको खेल में उसको बिजी किया जा सकता है गर्भवती महिला को, ताकि जैसे कैरम खेलना है, कार्ड्स खेलने हैं, उसके अलावा कुछ और भी गेम जैसे पजल वगैरह खेल के उसको थोड़ा बिजी रखा जा सकता है। तो उससे महिलाओं को क्या होता है कि अपना जो दिमाग है वो जो अन्य जो बातें हैं, जो अन्य जो नेगेटिव जो बातें हैं उनसे दूर रखकर वो अपने एक सकारात्मक सोच की ओर बढ़ती है, पॉजिटिव सोच रखती है, जिससे उसकी जो चिंता है वो दूर हो सकती है। उसके अलावा जो अगला जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो है स्तनों की साफ सफाई। स्तनों की स्वच्छता से मतलब है कि जो 5 से 6 माह के बाद में स्तनों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है महिलाओं में, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से उनमें कई तरह का खिंचाव मरोड़े भी महिलाओं को सहन करनी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महिला को साफ सुथरे वस्त्रों को ग्रहण करना चाहिए, अपने स्तनों की देखरेख करनी चाहिए, उसको गुनगुने पानी से साफ करते रहना चाहिए। अवांछित पदार्थों के लगने पर उनको भी साफ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 8वें 9 महीने में ही जो महिला के दुग्ध ग्रंथियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि उनसे अधिक स्राव भी हो जाता है, यानी कि दुग्ध निकलना शुरू हो जाता है, जो स्तन के जो मुख वाले हिस्से से स्वतः ही बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इन स्राव को एक महिला को गुनगुने पानी से स्वच्छ कपड़े से साफ करना चाहिए, रुई की सहायता से वो साफ कर सकती हैं। और जो महिलाओं में स्तनों में चुचुक वाला जो हिस्सा है उसकी जो साफ सफाई प्रतिदिन की जाए तो उसको जो उस पर लगने वाले जो स्राव है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो स्राव वहाँ पे लगा रहेगा तो वो उसके मुख को बंद कर देगा और वहाँ पे संक्रमण की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो उसको प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए, चिपका नहीं रहने देना चाहिए, जिससे कि महिलाओं में साफ सफाई रहने से खुजली जलन की समस्या ना हो और शिशु के जन्म पर उसको स्वच्छ साफ दूध की प्राप्ति हो सके और उसको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको जैसे कि आंतों की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें एक महिला को अपने कई बार जैसे कब्ज़ की समस्या हो जाती है, शिकायत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में गर्भावस्था का जो अंतिम समय है 6 से 8 सप्ताह का, उसमें कब्ज़ की समस्या जो है वो अधिक होती है। तो उन समय में गर्भाशय का जो बढ़ता भार है वो सीधा पाचन प्रणाली पर पड़ता है और भोजन का जो पाचन है सामान्य की तुलना में कम हो जाता है और उसकी वजह से जो पचा हुआ भोजन है वो देरी से आगे पहुंचता है, आंतों में लंबे समय तक भी पड़ा रह सकता है। मलाशय में पर भी कई बार वजन आ जाता है, तो उसे पाचन प्रणाली में गड़बड़ की वजह से जो कब्ज़ की समस्या है वो महिलाओं में शुरू हो जाती है। गर्भावस्था में गर्भाशय में वृद्धि के कारण गर्भिणी भी तरल पेय पदार्थों में फ्रेज युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन कम कर देती हैं, क्योंकि तरल पेय पदार्थ के सेवन के बाद कई बार उसको मूत्र त्याग हेतु जाना पड़ता है, उल्टी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो पीने योग्य जो पदार्थ उनको कम लेती हैं, तो उसमें कई बार उनको निर्जलीकरण और कब्ज की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो कई बार हमारी जो मांसपेशियों का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाता है। कई बार आंतों की जो मांसपेशियों उसका स्वास्थ्य प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी क्रिया के कारण मंद हो जाता है, जिससे मांसपेशियां लचीली हो जाती है, ढीली हो जाती हैं और उसकी वजह से जो भोजन का पाचन होने के बाद में भी भोजन काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, मलद्वार के द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता है, तो उसकी वजह से उसमें कब्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके उपचार के लिए एक महिला को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, तरल पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, फल गर्म दूध का सेवन करना चाहिए जो मलबद्धता को रोकते हैं या मल निष्कासन में अपनी सहायता प्रदान करते हैं।
एक गर्भवती स्त्री को हल्का फुल्का अधिक श्रम ना करने वाला व्यायाम भी किया जा सकता है। सुबह और शाम को खुली हवा में टहला जा सकता है। उसके अलावा अधिक से अधिक तरल पेय पदार्थ के रूप में शिकंजी है, जूस है, शरबत वगैरह हैं, दूध है, दही है, छाछ है, इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि जल अधिक पीने से उसके शरीर में लाभदायक रहता है और मलबद्धता को वो कम किया जा सकता है। महिलाओं को जो जुलाब की औषधियाँ हैं उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनको कोई भी समस्या होने पर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लेनी चाहिए और चिकित्सकीय सलाह पर ही उनको किसी भी दवाई का उपयोग किया जाना चाहिए। पाचन संबंधी अनेक जैसे गड़बड़ियाँ उत्पन्न होने पर कई बार उसको हल्का परंतु तीव्र दर्द भी होने लगता है, इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान पूरी तरीके से रखना चाहिए और चिकित्सक की जो सलाह है वो समय समय पर ली जानी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने 5th चैप्टर में जो महिलाओं के लिए और एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसके बारे में पढ़ा। अभी तक आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।